नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में अब कहीं ना कहीं जो ईडी की कार्रवाई थी वो नेताओं से इतर होकर के दफ्तरों तक पहुंच गई है। पहले कांग्रेसी नेताओं पर शराब घोटाले को लेकर एक के बाद एक कई एजेंसियों ने छापे मारे और उनसे पूछताछ की। कई अधिकारी और कई नेता इस वक्त जेल में हैं, पर आज तो हद ही हो गई। कांग्रेस के रायपुर यानी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुख्यालय हेडक्वार्टर राजीव भवन पर ईडी की टीम पहुंच गई। कुछ पदाधिकारियों को बैठा करके पूछ लिया कि कोंटा और सुकमा में जो दफ्तर बन रहे हैं वो कहां के पैसे से बन रहे हैं, ये बता दीजिए। अब ईडी छत्तीसगढ़ में जांच कर रही है शराब घोटाले की। शराब घोटाले में उन्होंने आबकारी मंत्री, उस वक्त के तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में कहा जा रहा है, क्योंकि ईडी ने इस बारे में खुलकर के मीडिया के सामने कोई बात नहीं रखी, कि उनसे पूछताछ में कुछ ऐसे लिंक मिले कि वहां पर ईडी की जो टीम थी वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई और कह रही है कि वो जो भ्रष्टाचार का पैसा है, अब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ईडी ने तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन कयास से लग रहे हैं कि शराब घोटाले के पैसे से क्या कांग्रेस ने दफ्तर बनवा लिए। शराब घोटाले के पैसे क्या कांग्रेस ने निजी और पार्टी के कामों के लिए इस्तेमाल कर लिए। इस तरह के कुहासे के बीच आखिर क्या है सच, क्या है झूठ, इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे छापे को लेकर चरणदास महंतो ने क्या कहा है और उधर विजय शर्मा डिप्टी सीएम ने किस तरह से पलटवार किया है, सुनिए। देखिए, अभी तो हम देखा नहीं है, हमें पता नहीं है। आपने अभी बता के चौंका दिया है। हम जाते हैं राजीव भवन होते हुए कि किन पर किस तरह के छापे पड़ रहे हैं। जो हो रहा है देख रहे हैं आप, साल भर के छापा ही छापा पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, जेल में पड़े रहते हैं वो, और बाद में देवेंद्र यादव की तरह छूट के आ जाते हैं। चाहे आप 3 महीने कर लो, चाहे 7 महीने कर लो, मगर आप उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए दुख के विषय है। दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ईडी का छापा उस स्थान पर पड़ा है जहां पर कुछ दस्तावेजी प्रमाण जैसे मिले होंगे, जो मैंने पढ़ा है, सुना है आप लोगों से ही, उसी आधार पर कह रहा हूं। वहां गई है ईडी जहां पर भ्रष्टाचार का पैसा लगा है। मसला ये है कि कोई संस्था बड़ी है, कोई व्यक्ति बड़ा है, तो कानून छोटा नहीं हो जाता है। राज तो कानून का होगा, और अगर भ्रष्टाचार का पैसा जहां लगा है वहां ईडी जा रही है तो उसको इस दृश्य में नहीं देखना है कि वो बड़ी संस्था है या छोटी संस्था है, या बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है। वो मसला नहीं है। क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। कांग्रेस मुख्यालय पर ईडी का छापा, क्या दफ्तर बनाने में भी भ्रष्टाचार का पैसा लगा? सुकमा कोंटा के दफ्तर के लिए कहां से आया पैसा, ईडी के अधिकारियों ने कांग्रेसियों से पूछा। कांग्रेस बोली 1 साल की जांच में अब तक कुछ नहीं मिला, जाकर 500 करोड़ के आरएसएस दफ्तर पर मारो छापा। वो कह रहे हैं कि हमारा तो छोटा सा ऑफिस है कोंटा सुकमा का। छत्तीसगढ़ में नेताओं के बाद कांग्रेस दफ्तर पर छापा, क्या शराब घोटाले के पैसे से कांग्रेस ऑफिस बना? अब ईडी चूंकि कुछ कहती नहीं है, ये बात आप जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर एक कयास लग रहे हैं, और उस कयासों के बीच में सच्चाई क्या है ये तो ईडी ही जानती है, और उसके पास जो दस्तावेजी सबूत हैं उसके अंदर वो राज छिपा हुआ है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा मैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विधायक रामकुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रामकुमार यादव जी आपके पास आता हूं। यादव जी, ये तो हद ही हो गई। कांग्रेसी नेताओं पर छापे, अधिकारियों पर छापे, और अब दफ्तर पर छापा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये दबाव की राजनीति, अब ऐसा आप देखेंगे, इतने दिन से बोल रहे थे कि 21,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। अब ऐसा हो गया है कि अब दफ्तर भेज करके भी, ये तो इतने दिन तक नेताओं लोगों को जो पहले पंक्ति में है उनको दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे इनके माध्यम से। अब जो गांव के कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है, इनके मन में कैसे भय पैदा हो, इसलिए अब कांग्रेस के कार्यालय में भी जाकर के ईडी को भेज रहे हैं। वो कार्यालय, वहाँ तो आम आदमी जाते हैं भाई, कोई गरीब दुखी अपने जाते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार के माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र का इस प्रकार में ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है भाई, आपको प्रदेश यहाँ भी मिल गया, वहाँ भी मिल गया, अच्छा काम करो, अच्छा सोचो। हमेशा आदमी के दिमाग में इस प्रकार के बदले की राजनीति, दबाव की राजनीति नहीं होना चाहिए। अब आपको अगर सत्ता मिल गया है तो अच्छा काम करके दिखाओ भाई। कितने दिन तक, अब मान लो
अभी अब नगरीय निकाय चुनाव हो गया, उसके बावजूद भी आप जैसे परिणाम है आप देख रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं आप? क्या हम लोग को यहाँ पर, हमको यहाँ से भगा ही दोगे क्या? कोई आदमी कुछ बोले उसको इस प्रकार के कोई विरोध करे, उसके घर में कार्यालय में भेजना ये अच्छी बात नहीं महोदय। इसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को सोचना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर कोई आदमी आपके खिलाफ कर रहा है तो आपको सहने की भी क्षमता होना चाहिए। इस प्रकार के ईडी और आपके एजेंसी के माध्यम से दबाव नहीं बनाना चाहिए। ठीक है नरेश गुप्ता जी, क्या विपक्ष को बिल्कुल आप भगा ही देंगे क्या छत्तीसगढ़ से? मतलब आपने तो कांग्रेस मुक्त की बात कही थी, आप तो पूरा कह रहे हैं कि ऑफिस ऑफिस सब बिल्डिंग, ना इंसान ना बिल्डिंग, विपक्ष होना ही नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। देखिए, मैं आपसे अभिलाष जी एक आपसे छोटा सा मैं सवाल कर लेता हूं जी। तो मुझे राजनीतिक भाषण देना है कि तथ्यात्मक बात करनी, इस पे थोड़ा सा अपन चर्चा कर। 1 मिनट आपका मार्गदर्शन दे दीजिए इस पे। आप तथ्यात्मक बातें करें सर तो ज्यादा बेहतर है, बाकी आप फ्री हैं, मेरे जो गेस्ट हैं वो अपने दिल की बात जो करना चाहें कर लें। देखिए, तथ्यात्मक रूप से जो आपने कहा आज छापे पड़ गई, हद हो गई, मेरा आपसे चाहूंगा कि इस पर आप रेक्टिफिकेशन कर दें, इस पे कुछ सुधार कर दें। कोई छापा नहीं पड़ा है आज कांग्रेस कार्यालय में, एकदम क्लियर कट बात कर रहा हूं जी, और ये तथ्यात्मक सत्य है। कांग्रेस कार्यालय पर कोई छापा नहीं पड़ा है जी, तो बाकी चीजें समाप्त हो जाती हैं मेरे हिसाब से। जो भी बात कर रहे हैं बिना आधार के, बेसिर पर के कयास लगाकर, जो स्थिति नहीं है उस पर सारी बात की जा रही है। आज सिर्फ और सिर्फ सम्मन्स दिया गया है, उसके छोड़ और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब आपको मैं दूसरी चीजों का जवाब देता हूं जी। कांग्रेस पार्टी के लोग बार बार बोलते हैं कि 2 साल हो गया, इतने समय हो गए, कार्रवाई हो रही है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छूट के आ गए देवेंद्र यादव जी। छूट के नहीं आए हैं देवेंद्र यादव जी, बेल पे आए हैं। बेल पे आए हैं, छूट के नहीं आए हैं। ये ध्यान रखिएगा, छूट के आना और बेल पे आने में बहुत अंतर होता है। और इस बात का भी आकलन होना चाहिए कितने महीने जेल पे थे और क्यों जेल पे थे, और बाकी लोग भी क्यों जेल पे हैं। और कुछ लोग जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं ना कि भगा दिए, देश से भगा दिए। भगा कहां दिया आपने कोषाध्यक्ष को? किसने भगा दिया और कहां भगा दिया? जो ईडी के सबसे वांटेड आदमी हैं, बहुत सारे स्कैम पे जिनके यहाँ ईडी और इनकम टैक्स ने बार बार सर्च किया, वो उसको कहां भगा दिया कांग्रेस पार्टी ने? इसका इनको जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि तथ्यात्मक रूप से जब बात करने चाहोगे तो जो इशू हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, एक एक व्यक्ति जानता है। उस पर कार्रवाई करने पर, उस पर जांच करने पर इतनी बौखलाहट क्यों? यदि भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि उस पर भी कोई अंकुश लगाने आएगा, यह भी समझ लेना चाहिए। और आप ये मतलब कुछ भी बात कर ले तो उसका कोई आधार नहीं है। ठीक है नरेश जी, एक स्थिति आपने स्पष्ट की, जेल पे हैं। ठीक नरेश जी, एक स्थिति आपने स्पष्ट की कि छापा नहीं पड़ा है। आज ईडी की टीम दफ्तर पर नहीं गई क्या, या जाकर के केवल समन देकर आई है? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो खबरें थी कि ईडी की टीम गई और वहां पर एक पदाधिकारी के साथ बातचीत की, उनसे पूछताछ की है। नहीं, देखिए, पूछताछ तो मुझे सम्मन्स देना और सम्मन्स के लिए आने के लिए रिक्वेस्ट करना, ये पूछताछ नहीं होती है। आप उसको तथ्यात्मक रूप से करेक्ट करा लीजिए। और कोई छापा नहीं हुआ, ये इस बात की मुझे नरेश जी, बस ये ही मैं आपसे सुनना चाह रहा था नरेश जी। और आपने ध्यान दिया हो, जैसे आपने मेरा ये शब्द पकड़ा कि हद हो गई, आपने एक शब्द नहीं पकड़ा, मैंने 3 बार कहा इस बात में कि हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं क्योंकि ईडी कोई जानकारी नहीं देती। सुधीर पांडे जी के पास आता हूं। सुधीर जी, अब जब ईडी ट्रांसपेरेंसी बरतती नहीं है तो फिर इतना बड़ा है जी, इतना बड़ा चैनल है। हाँ। तो मुझे लगा कि इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। No. That's why I have objected it. No. That is not a criticism. That was just a explanation of amazing things that a political party's headquarter has been questioned, has been checked by the elite agency of our country. और ये जानकारी हमें नहीं मिल रही है, ये तो मैं 3 बार आपको क्लैरिफाई कर ही चुका हूं। अब मुझे सुधीर जी आता हूं आपके पास। सुधीर जी, ये क्या जानबूझ करके
ये एक जैसे सर नरेश जी सुनिए ना, बाकी मामलों में ट्वीट कर देती है ईडी, वेरीफाई कर लें आप। हाँ मैं वही कह रहा हूं, बाकी मामलों में ट्वीट ईडी कर देती, या तो हम लोग माइक लगाते हैं तो हमको जानकारी मिलती नहीं, धक्का देके हटा देते हैं, हम इसलिए हट जाते हैं कि भाई एजेंसी जांच कर रही है। अब यहां पर गुंजाइश बन जाती है, और ये गलत नहीं है, ठीक है अपनी जांच एजेंसियों का काम करने का तरीका है, लेकिन ये गैप जो रह जाता है ना सर, उसी में फिर ये गफलतें होती हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको कैसे जानकारी मिल जाती है ईडी की कि वहां पर क्या हुआ अंदर, हम लोगों को तो नहीं मिल पाती। चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से सुधीर पांडे जी के पास। ये तो मुझे एक्सपेक्टेड सवाल था आपका, ईडी की जवाब कैसे मिल जाता है। ये क्वेश्चन ना होने के बजाय आप कुछ और सवाल, मेरे सवाल को अप्रिशिएट करने के बजाय आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ना सर, आप बोल रहे हैं ना, मैंने क्योंकि आपसे क्वेश्चन लेने से 3 बार पहले कहा कि ईडी कोई जानकारी नहीं देती। आप एक बार चेक कीजिएगा, जब मैंने डिबेट शुरू किया वहां से आप तक आते आते मैंने 3 बार इस बात का जिक्र किया। यह सूत्रों के हवाले से खबर है, ईडी कोई जानकारी नहीं देती। अब मैं आ जाता हूं सुधीर पांडे जी के पास। सुधीर जी देखिए, अब वापस मूल विषय पर आते हैं कि शराब घोटाले की जांच से जुड़ी हुई मामले में एक्स मिनिस्टर जो है, एक्साइज मिनिस्टर अंदर हैं, और फिर यह कहा जा रहा है कि शायद वहां से कोई क्लू मिला है, जो सूत्रों के हवाले से है ऑब्वियसली, कि पैसा जो है वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग के इस कंप्लीशन में भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा दाग हो जाएगा कांग्रेस के ऊपर अगर ये साबित हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो नेता पर्सनली यूज कर रहे थे, अब ये कहा जाएगा कि कांग्रेस का बेस जो है वही करप्शन के पैसे पर बन गया है। क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? अभिलाष जी, सबसे पहले ये कहूंगा कि ईडी की जांच जो है काफी लंबे अरसे से चल रही है। यहाँ पे जब से भाजपा की सरकार आई है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है ये जांच। दूसरी चीज ये है कि डीएमएफ कोल स्कैम के बाद से जो शराब घोटाले की जांच चल रही है, और लगभग जो हम और आप जो खबर सुनते आ रहे हैं अभी तक की, ये पता चला है कि जो राजीव भवन में 2 करोड़ या कुछ रुपए इनके लगने के कुछ सूत्र मिले हैं। सब सूत्रों से आ रहा है, कोई चीज की पुष्टि नहीं है। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई चीज की पुष्टि मिली होगी तो उस आधार पे समन्स देना या जांच करने पहुंचना कोई असंवैधानिक बात नहीं है, एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कांग्रेस इसको हमेशा से मुद्दा बनाती है जांच करके, और भाजपा डिफाइन करती है। दोनों चीजें हैं। एक बात तो है कि जितने तेजी से छापे पड़े और जितने तेजी से कार्यवाहियां चुनाव के पहले चली, उसके बाद से जो आरोप लगे संस्थाओं पे, इनका हम खामियाजा भुगत रहे। दूसरी चीज ये हो गई कि राजीव भवन को लेकर के हर जिले में प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने अपने जिलों में राजीव भवन की स्थापना करें, जो पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार थी, और उसमें सभी तरीके के पैसे लगाए गए। अब उनकी प्रक्रिया कांग्रेस ने ये कहा था कि जन सहयोग से और कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम ये भवन बनाएंगे। अगर ऐसे में कोई आबकारी विभाग का घूस का या शराब घोटाले का पैसा लगता है तो स्वाभाविक है कि जांच होगी ही होगी। और बिना सबूत की इतनी बड़ी संस्था, बिना सुराग के कोई संस्था न तो समन्स देती है और न तो जांच करने पहुंचती है, क्योंकि उनको भी न्यायालय में जवाब देना है। जो भी आपने समन्स दिया है और कार्रवाई की है, उसका जवाब आपको न्यायालय में देना पड़ेगा। आप नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। और ये स्वाभाविक चीज है कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, विपक्ष ने, केवल कांग्रेस ने नहीं, पूरे देश के विपक्ष ने एक तरीके का प्रश्न चिन्ह लगा करके रखा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी संस्था ऐसे समय में बिना किसी सूत्र या बिना किसी ठोस जानकारी के समन्स भेजेगी। अब इसमें यह नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने इसमें पैसे लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, ये बात की बात है। अभी तो ईडी ये पूछने गई है कि क्या ये आरोप लगे हैं, आप हमें दस्तावेज दिखाएं या बताएं कि ये पैसा कहां से आया है। तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए जांच का, और कांग्रेस को ये हासिल करना चाहिए कि हमने ये पैसा नहीं लगाया है, और हम कार्यकर्ताओं के मत से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये भवन बनाए हुए हैं। ठीक है, नरेश जी आपके पास आऊंगा। रामकुमार यादव जी, देखिए पहले जब सबसे पहले ये घोटाला खुला, उस वक्त कहा कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, इतने दिनों से जांच कर रहे हो, किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। फिर एक एक करके गिरफ्तारियां शुरू हुई। फिर जब आबकारी पूर्व मंत्री आबकारी से बात हुई तो आपने कहा उनको बेवजह घसीटा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सबूत नहीं है। अब वो अंदर हैं, कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, और अब कांग्रेस दफ्तर पर छापा पड़ा है। तो जांच आगे तो बढ़ रही है सर, और दायरा भी इसका बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि कोर्ट देवेंद्र यादव जी के मामले में आखिर आप अभी जमानत उन्हें मिली है तो ठीक है, वहां पर पुलिस की कार्रवाई से कोर्ट संतुष्ट नहीं था और वो तथ्य उनको नहीं मिल पाए। पर कवासी लखमा जी का अभी का जो स्टेटस है, आज का जो स्टेटस है जब ये छापा पड़ा है, तो वो तो ये बता रहा है कि मामला गंभीर है। दूसरा ये कि यही छापा अगर 10-15 दिन पहले पड़ जाता तो आप कहते निकाय चुनाव है इसलिए छापा मार दिया। अब कम से कम चुनाव के बाद छापा मारा, ये
अच्छी बात है, इसको आपको ऐसा लेना चाहिए, वरना आप फिर उससे कनेक्ट कर देते कि देखिए हमारा मनोबल तोड़ने के लिए छापा मारा जा रहा है कांग्रेस दफ्तर पर। राम कुमार यादव जी। देखिए मिश्रा जी, हमारे कवासी लखमा जी को एक गरीब के कोख से पैदा हुआ, जो जंगल में अभाव में जिंदगी में जिया है। ऐसे गरीब और कमजोर को लेकर के आप जेल में डाल करके सिद्ध करना चाहते हैं हमारे छवि को, हमारी सरकार के छवि को आप जो धूमिल करना चाहते किए हैं लोग। और आज जिस प्रकार से आप देखें हमारे वरिष्ठ हमारे बीजेपी के नेता नरेश जी गुप्ता जी, ईडी क्या क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसको सबको पता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ईडी, अभी मैं अगर किसी के दिल का बात जानना हो तो अभी 15 दिन के बाद किसके यहाँ छापा पड़ेगा, हमारे नरेश जी सबको जानता है वो। मतलब इन लोग जो कुछ करते हैं वो ईडी वाले अपने मर्जी से नहीं चलते। उन लोग जो है ऐसे नेताओं के द्वारा, या आप जैसे कोई पत्रकार को हिम्मत कर दे उसको टीवी और चैनल में ही धमकाते हैं। इसलिए आज देखो सत्ता आती जाती रहती है मिश्रा जी। इस धरती में हम लोग बड़े बड़े संतों के मुंह से सुने हैं, बड़े बड़े पहलवान हुए थे, क्या बाली बोलते हैं, क्या वो बड़े बड़े त्रेता द्वापर युग में, उन लोग भी एक समय तक चले गए। एक समय के बाद में तो ये सत्ता रहने वाली नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पे जिस बदले के भावने से आज नेताओं को इन लोग टारगेट करते थे, जहां हम लोग गरीब आदमी की बात सुनते हैं, गरीबों को किसानों के लिए सुनते हैं, वहां भी जाकर के आम कार्यकर्ताओं को डराने के लिए साजिश है। आज भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार होटल से भी बड़ा वो बना है इनका कार्यालय। हाँ, कहां से पैसा से है, आरएसएस का। ठीक है, 5 स्टार होटल से ऊपर कभी आप जाके देखिएगा। हाँ, वहां ऐसा इन लोग कार्यालय बनाए हैं। सौभाग्य मिल गया मुझे, मैं जा चुका हूं उसमें। अब हम लोग कांग्रेस पार्टी इतने पार्टी जो है छोटा सा बना ले, उसको भी जाकर उजाड़ना चाह रहे हैं। ना राम कुमार जी, ये अलग विषय है। देखिए कोई 500 करोड़ का बनाए, 5000 करोड़ का बनाए, लेकिन उसका जो पैसा आया वो कहां से आया, वो तो हमें जवाबदारी तय करनी होगी ना। ये तो एक अलग विषय है लेकिन हाँ, ये बात आप कर सकते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, वो आपका जायज प्रश्न है। पर हम उनके 500 करोड़ का बन गया, हमारा 2-4 करोड़ के में दिक्कत है। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं नरेश गुप्ता जी। नरेश जी देखिए, ये जो बार बार सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं कि जो जांच है वो काफी लंबी चल रही है, और अब जब चूंकि दोनों सरकारें हैं तो अब तो सहयोग नहीं होने का सवाल भी नहीं उठता। तो ये आखिरकार मुकाम पर कब तक पहुंचेगी जांच, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला है, आप लोग सत्ता में आने से पहले से कह रहे हैं और आप तथ्य भी बता रहे हैं। आप और आपकी सरकार से जुड़े उस वक्त के जो विपक्ष में लोग थे कि कहां से पैसा आता था, कैसे जाता था, FL10 क्या था, सब चीजें आप लोगों को पता है। ये जांच एजेंसी को इतना वक्त क्यों लग रहा है सर? देखिए, हमें नहीं पता, ये सब जांच एजेंसी इसको पता है। और आप कभी ध्यान देंगे ना तो ये जो चार्जशीट जो फाइल होती है, वो चार्जशीट फाइल होने के बाद पब्लिक डोमेन में आ जाती है। ये जो बोलना कि बीजेपी के लोगों को मालूम है, क्या होता है, जो तथ्य जिसको मालूम है वो छुपा देता है। जिसको सम्मन्स देने गया, जिसको सम्मन्स हुआ, उसने तो ईमानदारी से मीडिया को बता देना था ना। ये मीडिया को, पूरे सारे सिस्टम को आप सभी लोगों को दिग्भ्रमित क्यों करते रहे? जिनके हाथ में सम्मन्स मिला उसको बताना था, मुझे सम्मन्स दिया गया, ये का पक्ष आ गया, इसके लिए आज आ गया उनका पक्ष जी। फिर तो वो इशू खत्म हो गया कि नरेश गुप्ता को मालूम है। आप समझिए कितना बड़ा ये ड्रामाबाजी है। अभी अरेस्ट कर लो तो है दम तो अरेस्ट करो, यदि आरोपी हैं तो, और अरेस्ट कर लिए तो आपने एक गरीब आदमी को अरेस्ट कर लिया। अरे गरीब आदमी को अरेस्ट कर लिया, आप गरीब और अमीर आदमी नहीं होता है, जो गलत किया वो अरेस्ट होगा। जिसने पब्लिक के पैसे को लूटा है, इस प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को जो लूटा है, उसके बारे में क्या किया जाएगा? जिन लोगों ने डुप्लीकेट शराब पिलाई, यहाँ पर लोगों को मार डाला, लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया इस प्रदेश में, आप मुझे बताइए। इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, इनके तत्कालीन कोषाध्यक्ष कहाँ हैं? उसको कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज तक क्यों नहीं प्रस्तुत किया? और ये और आरोप लगा रहे थे ना अभी। तो नेशनल हेराल्ड केस में जो पैसे और जो उसकी राइट्स ट्रांसफर हुए हैं, उस पर चर्चा कर लो। कैसे ट्रांसफर हो गया?
और राहुल गांधी के परिवार के पास कैसे चले गया, गांधी परिवार के पास ठीक है, ये ठीक है, उसकी बिल्डिंग कैसे ट्रांसफर हो गई, सुधीर ये पांडे जी के सारी पास चीजें आता हूं। बड़ा सस्पिशियस। और मुझे लगता है ये पूरा सिस्टम जो है ना, मिश्रा जी, ये पूरा सिस्टम इनका काम करता नरेश है भैया को याद सिर्फ दिलाता देश को हूं। लूटने के लिए, प्रदेश को लूटने के अगर लिए, कोई और इनके पास और कांग्रेस कोई के काम नेता नहीं है। जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं और भाजपा में चले जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। अरे भाई दूध से और धुले हो जाते हैं, दूध के यदि धुले हो वो जाते आरोपी हैं। हैं, उनको आप क्या पहले कर रहे हो? आप पंक्ति में उनके बैठा खिलाफ करके कार्रवाई क्यों नहीं कराते उसको हो? ठीक है, केंद्रीय चलिए, मंत्री बनाते मैं हैं। सुधीर जी के पास आता हूं। उसको नहीं, ठीक बड़े है। बड़े पोस्ट समय में खत्म लाते हो रहा है, हैं। सर, और सर, जब वो समय खत्म हो कांग्रेस रहा में रहते हैं तो आरोपी रहते हैं। ठीक है, और जब यादव जी। इनके जाके घर में चले जाए, इनके पार्टी में विधायक जी, चले ठीक जाए, है। तो इनके जो है बड़े ठीक है, प्यारे हो विधायक जी, जाते हैं, ठीक है। दूध के धुले हो जाते हैं। विधायक जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ और पूरे सुधीर जी भारत के की पास जनता आने देख दीजिए। रही है। ठीक है सुधीर जी, मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस के लिए बहुत ही कहते हैं ना कठिन समय है। अगर कोई भी लिंक मिल जाता है कि ऑफिस के कंस्ट्रक्शन में करप्शन का पैसा का इस्तेमाल हुआ है, कोई मनी ट्रेल निकल आता है, तो फिर कांग्रेस के लिए फेस सेविंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक सेकंड जी। में, एक सेकंड बस जी, बोलिए। 5 सेकंड बोलूंगा। यदि जी। कोई लिंक मिला तो भूपेश बघेल और माननीय विधायक जी जो मेरे साथ बैठे हैं, ये स्वयं जाकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ FIR कराएंगे क्या? इस बात का स्पष्टीकरण दे दें यहीं पे, यदि थोड़ा सा भी लिंक मिल जाए तो। बस चलिए, यही ठीक मेरे है। को इस पे कहना था इनसे, और भूपेश बघेल जी से पूछ लीजिए, यदि राम कोई कुमार जी, लिंक आप मिल बोलिए, गया तो वो खुद 5 सेकंड FIR में, करा ठीक है। देंगे क्या? ठीक है, मैं इनका जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए। बस मेरा जवाब देता हूँ, जिस दिन मेरी सरकार अगर छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में बन जाए, हाँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नरेश जी रहे या कोई भी रहे, अगर दुर्भावना से अगर काम करूंगा तो कभी भी इनको मैं जेल में डाल सकता हूं। इतना पार होता है सरकार चलिए, में। ठीक है। तो इनका सुधीर कोई पांडे जी, ये दुर्भावना से काम करेंगे, ये सिद्ध हो गया आज। हम लोग कभी ठीक है, सुधीर पांडे जी के पास आते हैं ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा मत कीजिए सर, ना ना हमारा समय खत्म हो रहा है। ना राम कुमार यादव जी, नरेश जी, प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट मानिए सर, प्लीज प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। सुधीर पांडे जी के पास आ रहा हूँ। सुधीर जी, ये अगर लिंक, ठीक है यादव जी, प्लीज समय खत्म हो रहा है सर, माफी चाहूंगा। अंदर कर सकता हूँ। ठीक है यादव जी, ठीक है यादव जी, मैं ये जानना चाहूंगा सुधीर जी, ये लिंक अगर एस्टेब्लिश होता है तो ये बहुत बड़ा आरोप हो जाएगा, और ये फेस सेविंग के लिए मुश्किल है, क्योंकि एक आदमी करप्ट हो जाए समझ में आ सकता है, पार्टी उससे बाद में जाके किनारा भी कर सकती है, पर ऑफिस का निर्माण ही करप्शन के पैसे से हो जाए तो फिर कहां कांग्रेस को मुंह छिपाने की जगह मिलेगी? एक तो ये कांग्रेस के लिए सवाल है, और दूसरा ये बीजेपी के लिए कि देखिए ईडी, सीबीआई, IT कन्विक्शन रेट कितना है इनका हम सब जानते हैं। आज से 2-4 साल बाद ये निकल आता है कि बेवजह परेशान किया गया था, तो फिर मोरालिटी के नाम पर तो ये एजेंसीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है सर। ये तो कहते हैं हमने जांच की, हमको जो लगा ठीक हमने कह दिया, कोर्ट में हम साबित नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तो ये जो एजेंसी है, ये सबसे पहले किसी भी आदमी का या पार्टी का कैरेक्टर एसोसिएशन तो इनसे हो जाता है, पर खुद की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर अभी कुछ नहीं है। कैसे देखते हैं आप सर? मुझे लगता है अभिलाष जी, ये शायद देश का पहला मामला है कि जब किसी भवन के निर्माण में सीधे सीधे घोटाले की राशि लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगा होगा पैसा, अगर ऐसा कुछ होता है, आमतौर पे पार्टियां ये चंदे और इसको लेकर के ये बताती है कि हमें जो है लोगों का सहयोग प्राप्त है, जन सहयोग प्राप्त है, और हम उनके पैसे से ये सारी चीजों का निर्माण कर रहे हैं। कोई भी पार्टी को अगर के ऊपर अगर ये लांछन लगता है कि उन्होंने घोटालों के पैसे से बनाया हुआ है, तो उसकी विश्वसनीयता और उसकी कार्यप्रणाली दोनों पे संदेह उठता है, क्योंकि जो भी संगठन हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनका एक अपना चैनल होते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं, ऑडिट करने वाले लोग रहते हैं, पैसे को कैसे लगाया जाए इसका मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं। अगर इसमें कोई चूक पकड़ाती है तो ये तो पूरी संस्था की गलती मानी जाएगी, और पूरी संस्था एक तरीके से संदेह के दायरे में आएगी, और ये जो उदाहरण बनेगा पूरे देश के लिए और हमेशा के लिए उदाहरण बनेगा कि एक तो आपकी नाकामयाबी है कि आपने इस पैसे को डाला और उसको आप छिपा नहीं पाए, या उसको आप एक नंबर में नहीं बना पाए, ये भी नाकामयाबी में आती है। और अगर वो पकड़ा रहे हैं तो आपकी संस्था की पूरी लापरवाही मानी जाएगी, केवल कवासी लखमा जी या किसी एक व्यक्ति की लापरवाही नहीं मानी जाएगी। तो ये तो पूरी की पूरी पार्टी की कार्यप्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह लगाएगा अगर ऐसा कोई चीज साबित होता है तो। मुझे लगता है कि जो डायरियां पकड़ाई गई हैं उसमें धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। कवासी लखमा जी बहुत कद्दावर नेता है, कहीं से भी कमजोर और गरीब नहीं है, वो बहुत मजबूत नेता हैं, बड़े बड़े संघर्ष से वो उबर करके सामने आए हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे जो चूक हुई है, दस्तावेजी चूक, उसकी वजह से उनको आज ये सामना करना पड़ रहा है। जी, तो बहुत गंभीर मामला है, और जो विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि जितने नोट छापे हैं
उसकी वजह से ये छापे हैं। तो अगर उनकी बात में सच्चाई है तो फिर उसे जांच एजेंसियों को साबित करना चाहिए। कोर्ट में जाकर के अमूमन हमने देखा है कि जितनी बातें इधर होती हैं उसमें से आधी भी साबित नहीं हो पाती हैं। देवेंद्र यादव आज अगर बाहर हैं तो इसी बिना पर हैं, क्योंकि लगातार ये कहा गया कि उनकी भूमिका थी। कोर्ट ने पूछा भूमिका बताइए, देवेंद्र यादव ने दलील दी कि मैं वहां मौजूद था लेकिन मैंने भाषण नहीं दिया तो मैं कैसे दंगा भड़काऊंगा, जब दंगा हुआ मैं उस जगह मौजूद नहीं था तो कैसे दंगा भड़काऊंगा। और इसके जवाब जांच एजेंसियों के पास नहीं थे। तो जांच एजेंसियों के लिए भी अभी परीक्षा की घड़ी है और कांग्रेस तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अग्नि परीक्षा के मुहाने पर खड़ी है। बहुत शुक्रिया करूंगा नरेश गुप्ता जी, रामकुमार यादव जी और साथ ही साथ सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।